हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन को माना जाता है। और चलिए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसको। डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू, इसको हम मीन के नाम से जानते हैं म्यू को, और सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस। इफ़ इट्स पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन is given by the probability law, ये इसका probability density function है 1/sigma √2 pi एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। और ये जो लिमिट्स हैं वो x की वैल्यू की लिमिट्स होती है -∞ से इन्फाइनाइट तक, और म्यू की वैल्यू भी -∞ से इन्फाइनाइट के बीच में होती है, और सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो 0 से ज़्यादा रहती है। इसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कैसे यूज़ करेंगे अभी हम न्यूमेरिकल में इसको देखते हैं। इसके बाद ये देख लेते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बारे में। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में एक बस इतना सा याद रखना है आपको कि इसमें जो मीन होता है वो होता है 0, और वेरिएंस जो होता है वो होता है 1। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं z = n01। ये जो लिखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू मीन की वैल्यू है 0 और ये 1 की वैल्यू है। नॉर्मली जब हम लिखते हैं पीछे वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं एन म्यू सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मली हम इसको ऐसे लिखते हैं, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में हम इसको n01 में लिखते हैं। उसके बाद देखिए पीडीएफ दिया है इसका, पीडीएफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। इसको हम 1/√2 पाई, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू थी, सिग्मा 1 हो चुका है इधर इस साइड, और e की पावर -z²/2, यहाँ पे हमने x की जगह z रखा है और म्यू की जगह 0 रखा है, तो ये हमारा इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया। और इसमें केवल एक ही पैरामीटर है z, इसकी वैल्यू होती है -∞ और इन्फाइनाइट के बीच में। इसके बाद देखते हैं मीन और वेरिएंस। मीन इसका होता है np, और वेरिएंस जो होता है npq। इससे आप मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको p या q की वैल्यू दी है तो आप इससे, या मीन या वेरिएंस दी है तो आप इनसे n या p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की है कि इसमें मीन जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। और इसके बाद देखते हैं एक न्यूमेरिकल x is normally distributed and the mean of x is 12 and standard deviation is 4. Find out the probability of the following. देखिए पहला तो पूछा है कि 20 से ज़्यादा, दूसरा 20 से कम, और तीसरा है 0 और 12 के बीच में। बी वाले में पूछा है फाइंड x डैश व्हेन p x is greater than x डैश = 0.24, और तीसरे वाले में फाइंड x0 डैश एंड x1 डैश व्हेन p x0 x और x1 डैश के बीच में ये वैल्यू दी है = 0.50, और ये जो है x = x1 डैश = 0.25। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे अपन को क्या क्या दिया है वो गिवन वो लिख लेते हैं। एक तो गिवन हमें ये दिया है, इसका मीन दिया है, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और उसके बाद बस इन्हीं दो चीज़ों की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो आपको म्यू जो दिया था वो दिया था कितना 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 4। तो म्यू = 12 और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं। सिग्मा = कितना दिया था हमें 4। उसके बाद हम निकालेंगे z को। z निकालने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं z = x - म्यू अपॉन सिग्मा =
एक्स माइनस 12/4, ये तो हो गया z। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि x इज़ ग्रेटर देन 20 या इक्वल टू 20, ये हमें पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इज़ 20 को निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको पलट देंगे। इसको ऐसे लिखने के बाद हम इसमें वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू हमें दी है इतनी 20, तो 20 जो हमने पीछे z की वैल्यू निकाली थी, x माइनस उस x की हम रख देंगे 20। देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 20 माइनस 12/4, 8/4 इक्वल टू 2। यहाँ पे आ गई z की वैल्यू 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं p और इसको लिखते हैं z, और ये z की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2, तो इसकी ये लिख सकते हैं 2। फिर उसके बाद हम इसको देखिए ग्राफ की मदद से समझते हैं। इसको ग्राफ में आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वैल्यू पूछ रहे हैं। ये तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, 3, 4 जो भी होता है। उसके बाद 2 से ग्रेटर देन की हमें 20 की प्रोबेबिलिटी पूछी है। मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो ये एरिया की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है। और ये आप देखें, ये जो एरिया होता है इधर का पूरा, ये 0.5 है, मतलब आधा हिस्सा होता है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम इसको 0.5 में से माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो इतना एरिया बचेगा। तो P 0.0 z, ये देखिए ये जो 0.5 में से, यानी कि इस आधे हिस्से में से हमने इस हिस्से को घटा दिया, तो बचा हमारा ये। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं इसकी। ये वैल्यू जो होंगी आपको टेबल से मिलेगी। तो टेबल आप नॉर्मल टेबल देख सकते हैं। नॉर्मल टेबल में इसकी वैल्यू मिलेगी 2 की, और उसकी वैल्यू है 0.4772। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.0228। ये तो हो गया हमारा ग्रेटर देन 20 का। जब हम लेस देन 20 निकालेंगे उसके लिए आप, वो बहुत सिंपल है। तो लेस देन 20 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस p x इज़ ग्रेटर देन 20। इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे 0.0228 इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा अपना कितना, 0.977972। तो देखिए ये तो हो गई हमारी लेस देन 20 की। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में पूछा था कि 0x 12, ये तो पूछा है हमें क्या कि 0 और 12 के बीच की पूछी थी। अब देखिए इसको जब हम z में चेंज करेंगे, तो z में चेंज करने के बाद सेम प्रोसीजर वो करेंगे। क्या करेंगे हम, x की जगह रखेंगे 0 माइनस 12/4। फिर उसके बाद यहाँ तो हो गया z। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी थी, 12 माइनस 12/4। तो ये हो गई हमारी वैल्यू कितनी, -12/4 -3, और ये z हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। बात देखिए अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में फिर से देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम
ये है 0, ये मान लीजिए यहाँ पे -3 है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर आप सिमेट्री से देखें तो यहाँ पे 3 होगा। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, P0 आगे ले सकते हैं बाय सिमेट्री। आप समझ गए होंगे क्यों इसका बाय सिमेट्री से, अगर ये इतना जितना एरिया है उतना ही इतना ये एरिया है, इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यू जो है इसकी 3 की, वो हम नॉर्मल टेबल से देख सकते हैं, और नॉर्मल टेबल में हमारी वैल्यू जो है वो 0.49865 हमारी वैल्यू आ चुकी। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो बी का दिया था हमें, उसमें पूछा गया था कि Px greater than x dash is equal to 0.24, ये हमें क्वेश्चन पूछा था। और इसमें हम अगर इसको z में ट्रांसफॉर्म करें तो देखिए क्या, x इक्वल टू x डैश -12/4 इक्वल टू, हम इसको शॉर्ट में z1 मान लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो आ गया वो आ गया z, और इसको हम लिख देंगे z1 इक्वल टू 0.24। तो ये जो वैल्यू है हमारी z1 और z की, तो इसको जो है हम लिखेंगे बाय सिमेट्री से। देखिए इसको फिर से एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है z1, अगर देखें मान लीजिए यहाँ पे z1 की जो वैल्यू है ये z1 है, और अगर देखें तो 0.5 जो है एरिया जो ये होता है पूरा, इसमें से हम अगर माइनस कर दें तो हमारी वैल्यू जो होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारी 0z1 हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0z1, लेकिन यहाँ पे 0.5 में से इस प्रोबेबिलिटी को हमें माइनस करना होगा। तो P0z1 में हमने इसको बदल तो दिया, लेकिन हमें 0.5 में से 0.24 को माइनस करना होगा, और आंसर आएगा हमारा 0.26। तो ये देखिए बदलने का तरीका आप समझ गए होंगे। और उसके बाद आप वैल्यू देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी आप z1, देखिए आप नॉर्मल टेबल से आप z1 की वैल्यू देख लीजिएगा कि 0.26 की इसकी वैल्यू थी, और इसकी जगह z1 की वैल्यू रख देंगे। तो नॉर्मल टेबल में इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.71, जो कि अप्रॉक्स में होती है, और कुछ 72 भी हो सकती है। और उसके बाद जो हमने माना था उसको लिख लेते हैं, z इक्वल टू z x डैश -12/4 इक्वल टू 0.71। तो ये देखिए यहाँ पे तो हो गया हमारा z1 की जगह हमने 0.71 रख दिया। तो उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करके x डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इस 4 का इंटू इससे हो जाएगा, और 12 प्लस 0.71 इंटू 4, इसका लास्ट आंसर जो आएगा वो है 14.84। x डैश की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी। अब देखिए यहाँ हमारा तीसरा जो क्वेश्चन था सी वाला, उसमें पूछा था कि क्या पूछा था, देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में जो पूछा था हमें वो था कि x0 डैश ये वैल्यू थी 0.50, और ये वैल्यू दी थी हमें 0.25। तो चलिए इसको, देखिए हमें ये दिया था हमें x0 डैश x1 डैश इक्वल टू 0.50 एंड Px is greater than x1 डैश इक्वल टू 0.25। देखिए भैया हमारे कुत्ते बहुत हैं हमारे गली में, तो भौंकते बहुत हैं, इसलिए
क्षमा करिएगा, बीच बीच में आपको बहुत आती है आवाज़, ये गाड़ियों की आवाज़ बहुत आती है, तो माफ़ करिएगा। आप क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह रहते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले चलो उसको छोड़ते हैं। अब हमें जो वैल्यू दे दी है वो रखते हैं। x इक्वल टू z इक्वल टू एक्स डैश x1 डैश माइनस 12/4 इक्वल टू, इसको हमने मान लिया z1, इस वाली वैल्यू को हमने मान लिया z1, और दूसरी वाली जो x0 डैश है उसको हम मान लेंगे माइनस z1। और देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये तो हो गया हमारा 0, इसके बाद ये हो गया x0 डैश, और ये हो गया x1 डैश, ये हमने माना x1, ये 0 है, x1 है। इसके बाद ये जो एरिया है वो 0.25 दिया है, 0.25 दिया है, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी जो दी थी वो 0.50 दी थी, और साथ ही साथ दूसरी जो प्रोबेबिलिटी दी है वो 0.25 दी है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू दी है वो हमें 0.25 दी है। उसके बाद अब सॉल्व करते हैं इसको कि PZ, ये तो हमने इसको चेंज कर लिया 0.25 वाले को, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, .25, इसको ये ऐसे कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। देखिए ये तो हो गया हमारा, पिछली बार मैंने आपको समझाया था ये वाला जो एरिया है वो Z1 से ज़्यादा वाला है, जैसे कि इसमें बोला है इसकी वैल्यू है 0.25, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0.25, क्योंकि 0.5 में से 0.25 को माइनस करेंगे 0.25 ही आने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा 0 से लेके Z1 तक का हिस्सा, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इसकी वैल्यू देख लेंगे हम नॉर्मल टेबल से, तो Z1 की वैल्यू जो आएगी हमारी 0.67 आएगी। इसके बाद जिसमें पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x1 डैश माइनस 12/4 0.67, इसके बाद Z1 डैश इक्वल टू 14.68, और x0 डैश माइनस 12/4 इक्वल टू माइनस 0.67 इक्वल टू x1 डैश माइनस इक्वल टू 9.32। तो देखिए ये हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x is normal variate with mean 30 and standard deviation 5. Find the probabilities that 26 x 40 and x is greater than 45 और x minus 30 और ये greater than 5। ये हम इनकी probability निकालेंगे क्या करके। सबसे पहले तो इसकी निकालते हैं। इसमें हमको दिया 26 और 40, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू लिख देते हैं 26, और फिर वही जो हम z की वैल्यू मानते हैं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x की वैल्यू 26, म्यू जो दिया था वो हमें कितना दिया था 30, और सिग्मा जो दिया है वो दिया है हमें, वो दिया है 5, 30 और 5। तो ये माइनस 0.8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें x इक्वल टू 40 रख के तो सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ही सेम टू सेम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा z जो आएगा वो आ जाएगा 2। उसके बाद हम इसमें वैल्यू रख देंगे 26 x 40 इक्वल टू p माइनस 0.8 इक्वल टू z 2, और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 0.8 0 प्लस p 0 2। इसकी वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं बाई सिमेट्री
जैसे कि हमने पहले देखा था 0.8, बस प्लस का बना देते हैं और उसके वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे और ये वैल्यू तो वैसी की वैसी ही रहेगी। इनकी वैल्यूज़ जो हैं आप नॉर्मल टेबल से देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको प्लस कर देंगे 0.2881 प्लस 0.4772। इसको प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो 0.7653 हमारा आंसर आ गया। सेकंड जो दिया था मैं उसमें पूछा था इज़ ग्रेटर देन 45। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको सेम टू सेम वही करना है। इसके लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये आप करना। और थर्ड वाला मैं आपको करा देता हूँ। थर्ड वाले में p x माइनस 30 और 5 इक्वल टू, देखिए इसको करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो ये वैल्यू जब बदल जाएगी तो प्लस हो जाएगी और एक बार माइनस करना है। तो एक बार प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 और ये 35 यहाँ पे, इसकी वैल्यू आप z में रख के निकाल लेंगे, इतना भरोसा है मेरे को आप पे। तो p की वैल्यू -1 और ये 1 आ जाएगी। और उसके बाद आप बाय सिमेट्री इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 0 प्लस p -1 z, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा 1, और इसको हम घुमा के लिख देंगे तो ये 1 ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे 0 1। अब ये जो वैल्यू है आप नॉर्मल टेबल से देख लेंगे और नॉर्मल टेबल में इसकी वैल्यू है 3413। तो ये हमारा लास्ट आंसर है 6826। ये लास्ट आंसर अभी नहीं आया है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये हमें वैल्यू दी थी और 1 माइनस करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेस देन 5, ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0.6826। लास्ट हमारी वैल्यू आ गई 0.3174। अब देखिए ये हमारी लास्ट वैल्यू आ चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और ख़ास करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। और बेल आइकन को आप ज़रूर, बेल आइकन, थोड़ा बेल अच्छा नहीं बना, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और साथ ही साथ आप इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए।